मैं मीनू जी जरा एक चीज ये बताइए, मैं आज सुबह की बात करूं, 1 बजे का हम लोग का शो होता है, रामप्रकाश करते हैं, तो ये हुआ कि नहीं नहीं आज हम लोग 16 दिसंबर करेंगे विजय दिवस। और मैं अभी भी आपको बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 96 वर्ष के जनरल जामवाल आए थे, लेफ्टिनेंट जनरल जामवाल, 96 ईयर्स। उन्होंने महाराजा हरि सिंह की उसमें थे, और फिर मतलब देश के लिए बहुत लड़े हैं। मतलब उन सब लोगों का, वो लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है। हाँ, हम और आप जितने मतलब आसानी से प्रश्न पूछते हैं वो नहीं बोलते हैं। लेकिन 16 दिसंबर इसलिए कि उसमें इंदिरा गांधी का एक कद बड़ा होता है। और मैं एक चीज और बताऊं, इनको शायद मोदी जी को लगता हो दुनिया जवाहरलाल नेहरू को एज ए स्टेट्समैन और हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंदिरा गांधी को याद करेगी। मोदी जी आपको नहीं याद करेगी। आप जाके वहां जितना भी अब की बार ट्रंप कार कहिए, एक इंदिरा गांधी जो शायद कद में आधी, वो जिस तरह से उन्होंने आंखों में आंखें डाल के अमेरिकन प्रेसिडेंट से कोई मुंह पे बोल के आई थी, और जिस तरह से उन्होंने वो किया था, वो इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एनी इंडियन। आप आप क्यों उसको डिमीन करना चाह रहे हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है ये लगे कि कहीं और की बात है। ये सिर्फ सदन की बात नहीं है। कोई भी अच्छी बात है तो उसको आप क्यों खराब करते हो? आप देश को क्यों खराब करने की कोशिश में हो? मीनू जी मुझे ये बताइए, मणिपुर पे आप बोलते नहीं हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन की हद तक जब आ जाता है तब आप 2 घंटा बोल के उसमें 2 मिनट बोलते हो। आप अडानी पे बोलते नहीं हो, पूरा सदन अडानी अडानी पे बोल रहा है, आप अडानी पे जो बोल रहा है उसको आप बाहर निकालने के चक्कर में रहते हो, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। आप लोगों को कैसे सदन से बाहर इनको सस्पेंड कराया जाए, आप इसके चक्कर में रहते हो। मतलब मीनू जी आपको क्या लगता है, इट इज देयर कॉन्फिडेंस, इट इज ये कोई कॉम्प्लेक्स है कि ये बिल्कुल ही उनका लोकतंत्र लोकतंत्र अपना गया अपने घर, मेरा जैसा मन होगा मैं वैसे चलाऊंगा, माई माई वर्ड इज रूल। और मैं 1 मिनट चाहूंगा कि आप 16 दिसंबर विजय दिवस पे भी हम लोग कम से कम याद कर लें उन लोगों को, क्योंकि वो सुप्रीम सेक्रीफाइस, उससे बड़ा सेक्रीफाइस दुनिया में कोई नहीं होता। जी 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 जी, बड़े गौरव के साथ मैं उस दिन को याद करती हूँ। आज आपने बहुत अच्छा किया है, उसका एटलीस्ट स्मरण तो करें। हम जो भी जिम्मेदार इस देश के नागरिक हैं और जो वास्तव में अपने भारत देश पर गर्व करते हैं, वो डेफिनेटली इस दिन का स्मरण करके खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप ये ध्यान रखिए, मैं दर्शकों से कहना चाहती हूँ, आप ये ध्यान रखिए, जिस वक्त ये सब हुआ था उस वक्त भारत आज के जैसी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं था। जिसको कि 2014 में जो देश मिला था उनको, वो एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला देश मिला था, और उसके बल पे आप कूद रहे हैं। उसके बल पे ही आपको दुनिया में बुलाया गया, उसी के बल पे आपको, आप दुनिया में, भारत का नाम है आज। सन 70 में, 72 70 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था का ये स्थिति नहीं थी। उस स्थिति में भी मतलब आप उन राजनेता को देखिए उसको, कि उन्होंने उस स्थिति में भी, जबकि भारत की गिनती किसी किसी भी शक्ति तो छोड़िए, मतलब एक छोटे से एक देश के रूप में कि भाई ये समृद्ध राष्ट्र है, या डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी बहुत नीचे नंबर था। उस स्थिति में भी इस देश की सेना के जरिए वहां छक्के छुड़ा दिए गए। तो वो चीज देखिए, उसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि किसी दूसरे देश के किसी दूसरे प्रधानमंत्री को, जिससे कि इनकी दुश्मनी है, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री है। इन्होंने हमेशा ये बताया गया है कि 70 साल में तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। मतलब ये जो देश है वो अचानक ही 2014 में टपक के पड़ा आसमान से, और वो मोदी जी ने आज ये सामने आपके सारी व्यवस्थाएं, सारा इंस्टीट्यूशंस 2014 के बाद खड़े हुए हैं। इसरो का जिसका गुणगान गाते हैं, वो भी उसी वक्त उसकी जड़ें पैदा हुई थी। उस वक्त हुई थी जब देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। सोचा था, पेट में अनाज नहीं था, लेकिन दिमाग फिर भी चल रहा था इस देश का। उस वक्त उन्होंने ये सोचा, और उन्होंने उस पेट में अनाज नहीं, उसके बावजूद भी जम के युद्ध किया, लड़ाई की, और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो लेकिन मोदी जी के कहने से क्या होता है? आप आज बनी बनाई अर्थव्यवस्था पे आके बैठ गए हैं और विश्व गुरु बन गए हैं। असली विश्व गुरु तो ये प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश को यहां तक पहुंचाने में उसकी आधारशिला रखी। अगर देश की आधारशिला ही ना होती तो आप किसके ऊपर ना भवन खड़ा करते? आज जो विश्व गुरु का भवन आपने खड़ा कर रखा है, अब नकली है या असली है वो तो वही जानते होंगे। लेकिन मोदी जी को, और दूसरा एक इसमें एक चीज और भी आती है आनंद वर्धन जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है जो मेरी अपनी आकलन है, कि कांग्रेस को हमेशा ही बताया गया, तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने यहाँ पे एक मुस्लिम देश को मजा चखाया।
मानवाधिकार की लड़ाई लड़ी दूसरे मुस्लिमों के लिए, बांग्लादेश के लिए, जहां वहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, उसकी देश ने लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को मजा चखाया। तो मोदी जी तो ये कभी क्रेडिट लेने ही नहीं देंगे कि कांग्रेस ने कि पाकिस्तान को मजा चखाया। वो कहते हैं कि मैं लिखवा के लाया हूं ये पट्टा, पाकिस्तान को मजा चखाने का जो पट्टा है वो मैं लिखवा के लाया हूं। तो ये मोदी जी का इसलिए वजह है कि आप उनको जगह नहीं देंगे, और उसका आपने एक प्रमाण देख भी लिया होगा। वो जो अमर जवान ज्योति को उन्होंने वहां से हटा के और वहां एक स्मारक अलग से बना दिया है, उसमें मर्ज कर दिया है। तो वो ऐसा कुछ नहीं कि वहां जगह की कमी थी इसलिए मर्ज कर दिया गया है, वो इसलिए कि उस अमर जवान ज्योति के नामो निशान मिटाना है वहां से। उसका नामो निशान मिटाएंगे तो एक युग का नामो निशान वहां से आप मिटा देते हैं। तो ये स्थिति है। अब मैं आपके ये जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इसके ऊपर आपने पूछा, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया, लेकिन जिस तरीके की दुनिया भर में एक सिक्योरिटी को लेके राष्ट्रों की एक चिंता हमेशा से रही है। देश की संसद पे हमला हो जाता है, और जिसको कहा जाता है कि देश की संसद इस देश की संप्रभुता की एक प्रतीक है। उसमें आपके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो परेशान युवक हैं, वो अंदर घुस आए और उन्होंने कूदे वो उसके अंदर, और जो भी कुछ किया वो एक आप सभी को मालूम है, दर्शकों को सबको मालूम है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां पे ऐसा कुछ हुआ है तो क्यों क्यों नहीं है सरकार की जिम्मेदारी? उल्टे आपने जैसा बताया कि वो गृह मंत्री जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, हाल तो प्रधानमंत्री की बनती थी। प्रधानमंत्री बात बात पे 8 बजे टीवी पे नमूदार हो जाते हैं, तभी 8 बजे नमूदार होना था उनको कि घबराइए मत, तो सब स्थिति कंट्रोल में है। और कुछ इस तरीके के युवक थे, कोई बाहरी आतंकी हमला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था, तो क्यों बोलने आते? हिंदू मुस्लिम एंगल होता, सिख एंगल होता तो शायद वो आ जाते। अब गृह मंत्री एक कॉन्क्लेव में जाके टीवी को बता रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है। चलिए, मैंने माना कि लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है रक्षा की। सचिवालय किसके अधीन? अध्यक्ष के। तो अध्यक्ष वक्तव्य देना, उसके ऊपर अध्यक्ष ने वक्तव्य दिया। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने दिया क्या? कोई वक्तव्य। और अगर उन्होंने वो वक्तव्य तो क्या देते, उसके बदले में वो इस सिक्योरिटी पे सवाल उठाने वाले जो सांसद है उनको निलंबित कर रहे हैं। आप ये देखिए, कोतवाल डांट रहे हैं सामने वाले को। अब क्या बोलूं मैं पूरा डायलॉग, कि गलती आपकी, आपके सचिवालय से गलती हुई है और आप सांसदों को निलंबित कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ओम बिरला जी को तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो इतने असमर्थ है, तो बजाय खुद को निलंबन कर लेते कि भाई मैं प्रायश्चित करता हूं कि मेरे सचिवालय, मेरे अधीन जो सचिवालय है उसकी सुरक्षा में कोताही ये बरती गई है, और उल्टे संसद सदस्यों को निलंबित कर रहे हैं। अब मोदी शाह साहब क्यों नहीं आए सचिवालय वहां संसद में, या प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए वक्तव्य देने के लिए? देखिए, इनकी संसदीय प्रणाली में कोई आशा नहीं है। डॉक्टर जयनारायण व्यास ने बहुत डिटेल में बता दिया, और क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है इन लोगों की कार्य प्रणाली को, तो शायद हम सब में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से वही एक्सप्लेन कर सकते थे, और उन्होंने किया भी, कि उनकी आस्था ही नहीं है इस चीज में। क्योंकि वो, और अगर आते भी है तो वो मोनोलॉग करते हैं, मतलब एकल संवाद, अपने आप ही बोलते रहते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली का मतलब ही डायलॉग है, मतलब 2 लोग बोले या 4 लोग आपस में बातचीत करें। क्योंकि और इसीलिए ज्यादा प्रजातांत्रिक माना जाता है संसदीय प्रणाली को, जो लोकतंत्र की जो प्रणाली है संसदीय प्रणाली। लेकिन उनकी इस पे आस्था नहीं है। वहां आएंगे, जवाब देना पड़ेगा, सांसद बोलेंगे और उसमें जिम्मेदारी ओढ़नी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकार की जिम्मेदारी आती है, जो कि वो डिनाई कर रहे हैं। मैं एक और बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि चलिए माना कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो आपने यूएपीए क्यों लगाया? आपने उनको गिरफ्तार क्यों किया? अगर इतना छोटा मोटा सा मामला था कि भी सचिवालय की जिम्मेदारी थी और राष्ट्र की सुरक्षा को कोई उसमें ये नहीं था नुकसान, तो आपने उनको इतना यूएपीए क्यों लगाया उनके ऊपर? फिर आप छोटा मोटा ऐसी कि भी शांति व्यवस्था भंग करने के उसमें उनका थाने से उनका जमानत करवा देते आपने, क्योंकि आपको पता है, डीप इनसाइड आप जानते हैं कि ये चीज, देखिए जो युवक थे उनकी मांग जायज थी, और वो एक डीप इनसाइड जो उबल रहा है आक्रोश युवाओं का, उसके प्रतिनिधि थे वो। लेकिन उनको थोड़ा तरीका गलत हुआ, शायद वो गैलरी तक ही सीमित रहते तो शायद मेरी उनके साथ
सहमति होती, वो जो कूदे और वो धुआं फैलाया, वो जरा 2 स्टेप ज्यादा हो गया। गैलरी में ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। एक तो आपकी अक्षमता इसमें साबित होती है, दूसरे बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा जो वो उन्होंने बाद में बोला, वो सब जनता के सामने आ जाते प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के बोलते ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहां तो बोले नहीं जहां आपको बोलना है और आप वहां बाहर जाके अपनी सफाई दे रहे हैं। तो ये इससे साफ पता लगता है कि आप डरते हैं वहां बोलने से। आपको डर है कि जवाब और भी ज्यादा सामने आएंगे और सवाल और उनका जवाब देना मुश्किल होगा। जी आनंद जी मीनू जी, एक चीज ये बताइए, मुझे एक दूसरा बात भी लगती है जो जयनारायण साहब कह रहे थे। मुझे लगता है कि जानबूझ के, तो जो जैसा एक इशारा कर रहे हैं, ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन जानबूझ के इसलिए किया कि एक हमारी दर्शक है वो कह रहे हैं वही न्याय संहिता जो नया आईपीसी और वो सब बनाया है उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि उसमें जैसा वो लिख रहे हैं, और हम लोग भी, कि अगर कोई मजिस्ट्रेट गलत ऑर्डर देगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऑर्डर को रिव्यू करके उसको सजा दे देगी। कौन मजिस्ट्रेट जाके अब अपनी गर्दन फंसाएगा? वो कहेगा जिसको जो होना है तुम रहो, तुम 10 साल नहीं तुम 100 साल जेल में रहो, क्यों वो किसी को देगा? एक तो क्या जानबूझ ध्यान हटाने के लिए किया गया कि उस पर कोई चर्चा ही ना हो, सब लोग इसी में फंसे रहे कि वो अंदर कूदे, वो हुआ, वो फलाना निकला, धमाका निकला, ये जानबूझ के है। दूसरा, एक व्यक्ति को और याद कर लीजिए, मैं आपको एक और व्यक्ति का नाम इसलिए क्योंकि देश उनको याद नहीं करता है। हम सब लोग बांग्लादेश की बात करते, वॉर की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं। हरदम याद रखिएगा कि उस वॉर में रशिया हमारे साथ खड़ा था, और यूएस का जो 7वां बेड़ा था वो रशिया की वजह से वापस गया था। और रशिया के साथ जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने जुलाई में साइन की थी, उसके आर्किटेक्ट स्वर्ण सिंह थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को नहीं स्वर्ण सिंह का नाम लेते हैं। आज स्वर्ण सिंह नहीं होते तो वो रशिया की ट्रीटी नहीं होती, वो रशिया की ट्रीटी नहीं होती तो आज यूएस का 7वां बेड़ा हमारे यहाँ कहां घुसाया होता हमें नहीं पता है, क्योंकि उस ट्रीटी का एक क्लॉज ये था कि हम एक दूसरे की सिक्योरिटी की रक्षा करेंगे। मैं थोड़ा स्वर्ण सिंह को भी याद कर लेना चाहूंगा इस समय, अगर आप उन पे भी 2 शब्द बोल दीजिएगा। और दूसरा, उससे पहले ये जानबूझकर इसको कर रहे हैं क्या कि मतलब इस पे कोई बात ही ना हो? जी, आपने अपने पहले वक्तव्य में इसके बारे में बताया बांग्लादेश का कि भाई क्या वजह रही। आपने बताया धर्म के आधार पे बने हुए राष्ट्र को देखिए किस तरीके से विभाजित हो गया। इसमें एक चीज और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी दर्शकों का कि बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, ये उठा कहां से, आवाज उठी क्यों इस अलग देश की? वो भाषा था उसका आधार। इसके बीज वहां है कि जब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान जो बांग्लादेश है प्रेजेंटली, उसके ऊपर उर्दू भाषा थोपने की कोशिश की कि भाई बांग्ला नहीं, क्योंकि वहां बांग्ला भाषी हैं, वो लोग मुस्लिम हैं लेकिन बांग्ला भाषी हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू में होगा यह सारा काम। तो वहां विरोध की आवाज उठनी शुरू हुई और वो 21 फरवरी के दिन उठी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज भी 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स टंग डे मनाया जाता है, वो इसीलिए मनाया जाता है। तो ये इसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि ये इनके लिए एक सबक है कि आप इस तरीके से बहुभाषी या बहुभाषा भाषी देशों, अपने राज्य के देश के ऊपर एक भाषा नहीं थोप सकते, जो कि इनकी कोशिश लगातार रहती है। आपको ध्यान होगा एक बार ये एम्स में ये जारी किया था इन्होंने डिक्टेट कि जो केरल की नर्सेज हैं वो आपसी बातचीत में अपनी भाषा में बात नहीं कर सकती। अगर 2 नर्सेस हैं केरल की और वो आपस में बात कर रही हैं कुछ, तो आप अपनी मलयालम भाषा में बात नहीं करेंगी। मतलब ये लोग इस तरीके का थोपते हैं और ये चाहते हैं कि सब लोग हिंदी सीखें और हिंदी ही बोले। भाई ये इस देश की में जितने राज्य हैं उससे ज्यादा भाषाएं हैं, बोलियां हैं उससे ज्यादा, तो आप थोप नहीं सकते। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, दक्षिण के राज्यों में तो बहुत बड़ा कारण है ये। तो ये चीज भी इनको दिमाग में रखने की का होना चाहिए कि हिंदी को थोपने की ज्यादा कोशिश ना करें, उसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। तो ये मैं बात कहना चाह रही थी। और जो आपने एक और मुद्दा अभी जिसमें बेरोजगारी वाली बात हो रही थी कि भाई उन युवकों के जरिए एक लाइमलाइट में आया, और अगर इलेक्शन के जैसे अभी एक आपने ही कहा, शायद डॉक्टर साहब ने, कि भाई अगर ये इलेक्शन से पहले होता तो शायद फिजा बदल जाती। प्रदीप जी कह रहे, प्रदीप कह रहे थे। यस, सॉरी। तो उन्होंने बोला अभी बेरोजगारी का मुद्दा तो ऐसा है कि 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। याद होगा आपको कि ये डेटा 2019 के इलेक्शन से पहले आ चुका था, लेकिन सरकार ने रिलीज नहीं होने दिया था उसको।
बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है इस देश के अंदर, उसको कांग्रेस ने अपने उसमें उठाया था, लेकिन उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। और जब ये इलेक्शन जीत गए उसके 6 महीने बाद रिलीज किया इस डेटा को। तो और ये तो अभी हाल की बात है कि इसमें आया कि 45% से ज्यादा लोगों ने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, क्योंकि काम मिलेगा नहीं, ना नौकरी मिलेगी, इसलिए वो लोग कुछ उन्होंने बंद ही कर दिया। तो ये हालत है, और वो दिखाई दे रहा है जब आप अनाज इतने लोगों को दे रहे हैं, फ्री अनाज, तो वो उसी कारण से आप दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे में गड़बड़ हो गई है। वो एक्चुअली क्या है कि उन्होंने, क्योंकि अभी अभी 3 राज्यों का इलेक्शन जीता है और वहां पे आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा दे, तो वो तो उसकी जो चमक है वो धूमिल पड़ती है कि भाई हम तो 3 राज्य जीत गए और आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है। तो ये चीज जो उठी है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आपने दोनों ही सवाल एक साथ उठाए हैं कि ब्रीच का भी है और फिर उसके साथ बेरोजगारी का भी है। तो मैं इस बात से तो सहमत हूं, जो कि युवकों ने नई आवाज दी है, जो इस देश का युवा है उनको आवाज दी है। लेकिन अगेन वही मैं आपके कहूंगी कि उसमें जो रास्ता रहा वो थोड़ा उस मिस्टेक रही, उसमें थोड़ी सी ज्यादा आगे चले गए वो लोग। अगर इतनी आगे नहीं जाते तो शायद बहुत जबरदस्त चर्चा का विषय रहता इनका ये मुद्दा उठाना। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो मुद्दा है इसको बार बार कहा जा रहा है कि ये इसके बारे में युवा सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, पेपर लीक हो जाते हैं, मतलब पहले तो परीक्षा ही नहीं होती, परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो गए, चलिए परीक्षा हो भी गई तो रिजल्ट नहीं आता है सालों तक, रिजल्ट आ भी गया तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। तो एक मतलब जो बेरोजगार है वो युवा, उससे पूछिए ना उसकी हालत क्या है। मतलब वो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता देश के लिए, तो छोड़िए घर के लिए ही नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग चाहते नहीं है, इनको बेरोजगारों की सेना चाहिए असल में। भाई बेरोजगारों की सेना नहीं होगी तो ये इस तरह के ये जो कावड़ कौन उठाएगा, फिर वही लोग तो उठाएंगे। और झंडे डंडे लेके कौन चलेगा, वही लोग चलेंगे जो बेरोजगार होंगे। और तो ये चीज उनको चाहिए नहीं, सवाल उठाती जनता नहीं चाहिए कि जो सवाल उठाए वो नहीं चाहिए। और बेरोजगार चाहिए तो ऐसे चाहिए कि जो इनके हुक्म बजा के लाए। तो इसलिए उन्होंने बोलना ही उचित नहीं समझा, क्योंकि दोनों मामलों में, सुरक्षा के मामले पे और बेरोजगारी के मामले में, दोनों मामलों में जो सरकार है वो बैकफुट पे है। इसलिए उन्होंने बाहर निपटा दिया इसको, काम को बड़ी होशियारी से।